अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो दलितों के खिलाफ थे, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला हो, डिमोशन करने का हो, जो अधिकारी बन गए थे उनके रैंक नीचे हुई, कई महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए थे उनके नाम बदल दिए गए। बिल्कुल निसंकोच ये कहना चाहता हूँ, वो हमारी पार्टी की गलती थी। क्या अखिलेश यादव निजी तौर पे अपना कोई प्रयास कर रहे हैं बहन जी को मिलने का या उनको कहने का कि साथ आइए, क्या कोशिश हो रही है ऐसी? अब बहन जी खुद ही एकला चलो की राह पे चल रही हैं, तो ये तो बहन जी सोचें। कि अखिलेश यादव की तरफ से भी गलतियां हुई, हम लोग फ़ोन करते थे, फ़ोन ही नहीं उठाते थे, बात ही नहीं होती थी। ये तो ऐसी बातें हैं जो बहाने के तौर पे कही जाती हैं, बाद में सफाई के तौर पे। तो मीडिया को आप सुपारी किलर कहते हैं कि ये जो भारत का मीडिया ये सुपारी किलर है, ऐसा क्यों? ये सुपारी ले रखा है क्या इसने विपक्ष के नाम पर? बड़े मीडिया चैनल, मीडिया घराने जो हैं सब सरकार के गुलाम हैं, सब सरकार के साथ खड़े हैं। पिछले 15 दिन से तो लगातार कीर्तन ही चल रहा है। रूबिका लियाकत से बड़ी हीटेड आपकी डिबेट हुई। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये बीपी की दवाई खानी पड़ेगी अभी। बदतमीजी भी वो इतनी बड़ी करते हैं कि फिर गुस्सा आ ही जाता है आदमी, इंसान को गुस्सा आएगा ही। वो एक तरफ अखिलेश यादव जी मंदिर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पीडीए, तो क्या दोनों हाथों में लड्डू लेके आप ये चुनावी भवसागर पार कर पाएंगे? राजनीतिक व्यक्ति को किसी के विरोध में या किसी के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए, समर्थन में भी नहीं कि ये ठीक है। बीजेपी की रणनीति हम देख रहे हैं कि वो दलित और ओबीसी जातियों को साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। ओबीसी को भी साथ लेके आ रहे हैं, हनुमान जी को दलित बता रहे हैं। तो क्या ये दलित ओबीसी जातियों को इस राम मंदिर के या अपने हिंदुत्व के कार्ड के पीछे छिपा के आगे नहीं बढ़ जाएंगे? किसी व्यक्ति को हम ये कह रहे हैं कि तुम हमारे बराबर के मनुष्य नहीं हो, तुम पशु की तरह रहो, हमारे गुलाम हो, उसके अंदर ये बात घुसाई गई है कि ऐसा धार्मिक व्यवस्था है, ऐसा ईश्वर का आदेश है। एक साधु सन्यासी टीवी डिबेट में आपसे कहते हैं कि भाई भारत इकलौता देश ऐसा है जो पत्थर में प्राण डाल देता है, तो आप पूछते हैं कि भाई क्या वो मुर्दा आदमी में भी प्राण डाल देते हैं? ये धार्मिक कर्मकांड है, प्राण प्रतिष्ठा। ये कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया तो है नहीं। सही बात है। जय भीम, स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। आप जानते हैं खास मुलाकात सीरीज में हम आपको अलग अलग मेहमानों से मिलवाते रहते हैं। इस वक्त देश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव की अनौपचारिक घोषणा भी हो ही चुकी है। चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि टीवी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। राजनीति में अपना खास रसूख लिखते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, पेशे से पत्रकार रहे हैं और आजकल मनु मीडिया के लोग, क्योंकि हम उन्हें मनु मीडिया वाले ही कहते हैं, उनकी खूब खिंचाई भी कर रहे हैं। तो टीवी के स्टूडियो में अक्सर आपने इनको, जो प्रवक्ता हैं पार्टी के और जो अघोषित प्रवक्ता हैं यानी कि एंकर और एंकरानी है, उनकी भी क्लास लगाते हुए देखा होगा। आज हमसे खास बातचीत करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वीक पर। क्या हाल चाल सर? ठंड कैसी चल रही है? ठीक चल रहा है स्वास्थ्य वगैरह? हाँ, ठंड तो ठीक पड़ रही है, लेकिन पड़नी भी चाहिए, ठंड भी जरूरी है जी। तो सर ये अभी ठंड तो बढ़ गई है लेकिन राजनीति में बड़ी गर्माहट आ गई है। आप लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया है, लेकिन इंडिया अलायंस में जो आपके पार्टनर्स हैं वो सब इधर उधर होते जा रहे हैं। अभी ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, कल भगवंत मान ने बोला कि वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिया अलायंस जा कहाँ रहा है? ये तो मतलब चुनाव आने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जी, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की बात याद आती है। वो अक्सर अपने भाषण में बोला करते थे कि आदमी नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। जी। तो सवाल मुद्दे का है। अगर हम देश की समस्याएं लगातार बढ़ी हैं 2014 के बाद, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर क्षेत्र में देश नीचे गया है। देश के ऊपर लगभग 200 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो गया है। पर कैपिटा इनकम में हम 141वें नंबर पर पहुंच गए हैं और हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पर हैं। हर क्षेत्र में गिरावट आई है। लेकिन इन्होंने जो एक, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से और अपने दुष्प्रचार के माध्यम से, क्योंकि झूठ बोलने में ये माहिर हैं, हिटलर के शिष्य हैं। हिटलर कहता था कि एक बार झूठ को बार बार बोलो, और एक झूठा ये माहौल बना रखा है कि मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, देश आगे बढ़ा दिया। अगर हम इन मुद्दों को ठीक से जनता के बीच में ले जाने में कामयाब रहे, मैं अगर लगा रहा हूँ जी, अगर हम केवल जनता को मुद्दे बता दें और असलियत बता दें और देश की जो यथास्थिति है
जो बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच गई, महंगाई कहाँ पहुंच गई, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है, देश की सीमाएं असुरक्षित हुई हैं, पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हुए हैं, हम हर क्षेत्र में तो विफल हैं, कोई तो हमारी सफलता नहीं है। केवल एक सफलता मोदी जी की कह सकते हैं कि उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को बहुत बढ़ाया है इन 10 सालों में। जो सामाजिक विभेद था, सामाजिक भेदभाव था, उसे भी बढ़ाया है, और जो धार्मिक कट्टरता और धार्मिक पाखंड था उसे भी बढ़ाया है। तो इन मुद्दों को लेकर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन साथ हैं, कौन कौन अलग हैं। यद्यपि गठबंधन में भी 28 पार्टियां हैं जी, और वो सब अपने अपने क्षेत्र की मजबूत पार्टियां हैं, और थोड़े बहुत मतभेद की खबरें बीच बीच में आई हैं। तो जो जिंदा लोग होते हैं, जो बौद्धिक लोग होते हैं, विचारशील होते हैं, उनमें मतभेद स्वाभाविक है। जी, तो मैं समझता हूँ वो मतभेद भी दूर हो जाएंगे, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ही होगा और हमारा फोकस मुद्दे पर होना चाहिए। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की, स्वास्थ्य की, इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बात सिर्फ राम मंदिर के आसपास आ गई है। सियासत सारी सिमट गई है राम मंदिर पर आकर। जो राम मंदिर में जा रहा है वो राम भक्त देशभक्त, जो नहीं जा रहा है वो देशद्रोही रामद्रोही, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी आपके नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं बाद में जाऊंगा मंदिर में। तो एक तरफ अखिलेश यादव जी मंदिर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पीडीए, जो आपने पीडीए एक फॉर्मूला दिया है, उसकी भी बात वो दोहराते हैं। तो क्या दोनों हाथों में लड्डू लेके आप ये चुनावी भवसागर पार कर पाएंगे? नहीं, देखिए, धार्मिक विचारधारा और धार्मिक जो संस्कृति है वो कौन किसका पालन करता है ये एक अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक लोगों को जहाँ तक मैं समझता हूँ जन भावना का आदर करना चाहिए। हम मानते या नहीं मानते ये महत्वपूर्ण नहीं है जी, लेकिन हम जिनके लिए राजनीति कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर उनकी कोई आस्था है तो हमें उस आस्था को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो हम ये दृष्टिकोण रखते हैं कि जिनकी राम मंदिर में आस्था है वे भी हमारे भाई हैं, हम उनका भी आदर करते हैं, जिनकी नहीं है उनका भी करते हैं। हिंदू समाज में ही बहुत बड़ा तबका है जो मूर्ति पूजा का विरोधी है। पूरा आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। जी, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है वो राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे। और बहुत हिंदू समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जो मूर्ति पूजा भी नहीं करते, यज्ञ भी नहीं करते। तो सबका भावनाओं का आदर। और फिर हमारे देश में मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं जी, नास्तिक भी हैं, और आदिवासी भी हैं जिनकी पूजा पद्धतियां अलग हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति को किसी के विरोध में या किसी के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए, समर्थन में भी नहीं कि ये ठीक है, और न ये कहना चाहिए ये गलत है। उनकी आस्थाएं, इसी दृष्टिकोण से अखिलेश जी ने कहा है कि हमारे लोगों की आस्था है तो हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करके आएंगे, और उनकी निजी आस्था हो सकती है, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा है वो स्पष्ट तौर पर यह है कि धार्मिक पाखंड के नाम पर और सामाजिक व्यवस्था के नाम पर बहुमत का शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, हजारों साल तक हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसलिए पीडीए का नारा हमारा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य जातियों के भी गरीब, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, इनको न्याय देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि मेरी निजी आस्था है, मैं योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू सुन रहा था और प्रधानमंत्री भी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं भले ही एक पद पर बैठा हुआ हूं लेकिन मेरी निजी आस्था है, मैं ईश्वर मानता हूं, राम को मैं उनके प्रति आस्था रखता हूं, तो मैं अपनी निजी आस्था के तहत ही ये सारे काम कर रहा हूं। तो इसमें गलत क्या? अगर वो अपनी निजी आस्था को जाहिर कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, निजी आस्था वो कहाँ, वो तो उसे सार्वजनिक आस्था बना रहे हैं, वो तो सरकारी आस्था बना रहे हैं, उसे सरकारी संसाधनों को झोंक रहे हैं, उसमें सरकार का कार्यक्रम बन गया है। प्रधानमंत्री लगातार एक पखवाड़े से पूजा, मंदिर 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 पूजा करते घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दिए जलाते हैं, कावड़ियों पे फूल बरसवाते हैं, ये निजी कहाँ रह जाता है अगर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग उसमें हो रहा है। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। सरकार को किसी धार्मिक आयोजन में या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। आप निजी आस्था आपकी है तो आप अपने घर में पूजा पाठ करो, या कहीं भी मंदिर में भी जाते हो आप दर्शन करने लिए तो व्यक्तिगत तौर पर जाओ, और आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसे सरकारी आयोजन आप बना देंगे और सरकार केवल इसी काम में लग जाएगी। इस सप्ताह में 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, और एक 24 तारीख में
सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक ताकतों के दबाव में आके भारत रत्न की घोषणा कर दी कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जो विचारधारा और जो उनका मिशन है उसके तो पूरी तरह विरोधी है ये सरकार। तो ये पाखंड को बढ़ावा दे रही है, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रही है, और हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, पीडीए की लड़ाई। तो इन दोनों ध्रुवों में इस 24 के चुनाव में भी इनमें संघर्ष होना है, इन दोनों के बीच चुनाव होगा जी। तो 2024 का चुनाव क्या राम मंदिर के आधार पर ही होगा, या आपको लगता है कि जो बाकी मुद्दे हैं वो आप जनता तक ले जा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी वालों ने अपनी बात तो पहुंचा दी कि हमने राम मंदिर बनाया, भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाओ, लेकिन वो ही कह रहे हैं कि मोदी जी ने बनवा दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो आप मुद्दों को ले जा पाएंगे क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष उस मामले में पीछे छूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर ही हो जाए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये मुद्दा खत्म। अब रोजी रोटी की बात की जाए, अब आम जनमानस की समस्याओं की बात की जाए। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी समय उत्तर प्रदेश के 15,000 नौजवान इजराइल जाने के लिए वीजा की लाइन में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश से 15,000 नौजवान, जहां पता है कि युद्ध चल रहा है और जाते ही मौत हो सकती है, वो जा रहे हैं। किसी मुख्य चैनल पर इसकी चर्चा नहीं है, मुख्य मीडिया में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। मैं एक यूट्यूबर को वो वीडियो देख रहा था, उन्होंने उनसे पूछा, जो लाइन में लग रहे थे, उनकी जांच चल रही थी, कि आप इजराइल जा रहे हो, वहाँ तो युद्ध चल रहा है, आप मारे भी जा सकते हो जी। तो एक दो ने नहीं, दर्जनों लोगों से उन्होंने पूछा। हर नौजवान ने ये जवाब दिया कि यहीं हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, यहाँ भूख से मरने से तो बेहतर है कि वहाँ गोली से मरेंगे और हो सकता है बच के आ जाएं। ये हालत उत्तर प्रदेश की है। इस हालत में आप अगर ये चाहते, अगर हम इस मुद्दे को जनता तक नहीं पहुंचा पाए तो हमारी विफलता होगी। दूसरा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में 100 से ज़्यादा घटनाएं ऐसी हुई हैं, जगह जगह इन केसरिया पट्टे वालों ने हमले किए हैं, लोगों के साथ मारपीट की है, मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं, वहाँ जाके भगवा झंडे लगा दिए, और दलित और पिछड़ों के साथ जगह जगह मारपीट हुई है, उन्हें अपमानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो एक गाली को गाना बना के बजाया जा रहा था। जी, आपने जरूर सुनी होगी। वो ऐसे शब्द उसमें है कि उन्हें मैं बोल नहीं सकता। वो डीजे पे बज रहा बाकायदा गाना। तो क्या इस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? सवाल ये है। सरकार का काम होता है, देखिए, अंधविश्वास और आस्था आदमी जन्मजात लेके पैदा होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको विवेकवान बनाना, उसे प्रगतिशील सोच पैदा करना, वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाना जी। लेकिन जब सरकार भी अंधविश्वास और पाखंड को ही बढ़ावा देने लगे तो व्यक्ति का गर्त में जाना निश्चित है। इस पाखंड और अंधविश्वास को रोकना होगा, इसके खिलाफ बोलना होगा, लोगों को समझाना होगा कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य इससे नहीं बनेगा, भविष्य शिक्षा से बनेगा, वैज्ञानिक सोच से बनेगा। सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं कि भविष्य जो है वो शिक्षा और बाकी मुद्दों पर होगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति हम देख रहे हैं कि वो दलित और ओबीसी जातियों को साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी को वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी तो आप तो उनके पूजनीय हैं, आप उनके करीबी हैं। निषाद राज को वो कह रहे हैं कि आपने तो नाव में उनको पार उतारा था, तो निषादों को जोड़ रहे हैं, यजमान बना रहे हैं। ओबीसी को भी साथ लेके आ रहे हैं, हनुमान जी को दलित बता रहे हैं। तो क्या ये दलित ओबीसी जातियों को इस राम मंदिर के या अपने हिंदुत्व के कार्ड के पीछे छिपा के आगे नहीं बढ़ जाएंगे? नहीं, ये आज का कोई नया प्रयोग नहीं है, पिछले 5,000 साल से यही प्रयोग चल रहा है। जिन किताबों में ये लिखा हुआ है कि शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, शूद्र नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पक्के मकान में नहीं रहना चाहिए, टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाना चाहिए, और उसे केवल 3 वर्णों की सेवा करनी है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उनको भी अगर हम धर्म ग्रंथ मानते रहे हैं लंबे समय तक, और आज भी ऐसी संख्या, बहुत संख्या ऐसे लोगों की है जो आज भी मानते हैं, अन्य नहीं, शूद्र वर्ग के ही लोग, हाँ, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये केवल इसका कारण क्या है? किसी व्यक्ति को हम ये कह रहे हैं कि तुम हमारे बराबर के मनुष्य नहीं हो, तुम पशु की तरह रहो, हमारे गुलाम हो, और वो उसे मान रहा है, तो क्या कारण है? उसके अंदर ये बात घुसाई गई है कि ऐसा धार्मिक व्यवस्था है
ऐसा ईश्वर का आदेश है। जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा कि ईश्वर का आदेश नहीं है, किसी आदमी का ही आदेश है, वो बगावत कर देगा। तो यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लोगों को भ्रम में बनाए रखा जाए और उस धार्मिक पाखंड में ये अपने अधिकारों की बात ना उठाएं, अपने मान सम्मान की बात ना उठाएं, या आज़ादी की बात ना उठाएं। अब उसे तोड़ने की लड़ाई है हमारी। हमें इस व्यवस्था को तोड़ना है, ये जो पाखंड है इनका, इसको तोड़ना है। पाखंड पे अभी मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। एक साधु सन्यासी टीवी डिबेट में आपसे कहते हैं कि भाई भारत इकलौता देश ऐसा है जो पत्थर में प्राण डाल देता है। तो आप पूछते हैं कि भाई क्या वो मुर्दा आदमी में भी प्राण डाल देते हैं? तो क्या इस तरह के लॉजिकल सवाल पूछ लेने से धर्म जो है वो अपने आप पीछे हट जाएगा, उसके सारे के सारे पाखंड जो है हवा हो जाएंगे? नहीं, जो मैंने अभी शुरू में कहा कि आस्था का सम्मान करना चाहिए, आस्था का विरोध नहीं करना चाहिए। अब मैं जो ये मेरी बात है ये कंट्राडिक्टरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस महाराज को, जो साधु, जो संत जो बोल रहे थे, उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारी ऐसी आस्था है कि ये धार्मिक कर्मकांड है, प्राण प्रतिष्ठा। ये कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया तो है नहीं। सही बात है। ये धार्मिक कर्मकांड है। अब जैसे हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई मानते हैं कि कयामत के दिन मुर्दे पंक्ति में खड़े किए जाएंगे और उनका हिसाब किया जाएगा, उनकी मान्यता तो है। ये आपकी धार्मिक मान्यता हुई, उसे वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। या 5 वक्त नमाज पढ़ना उनकी आस्था है। तो ये कहें महाराज, मैंने उनसे ये कहा था कि आप ये कहो कैसी हमारी आस्था है कि जब हम मंत्र बोल देते हैं तो मूर्ति में प्राण आ जा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये आपकी, लेकिन ये मत कहो कि पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं। तो फिर तो पत्थर को बोलना चाहिए। अगर आप प्राण डाल सकते हो फिर पत्थर को चलना चाहिए, वो भोजन भी करे, सही बात, वो हमारे सवालों के जवाब भी दे। तो ये पाखंड परोसना, मतलब आस्था में और पाखंड में बहुत फर्क है। और मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूँ कि आस्था में और मूर्खता में अंतर होता है, दोनों को में अंतर बना के रखो। और वो बड़ा महीन। तो मैंने उनसे इसलिए प्रश्न किया कि आप ये कह रहे हो कि अकेला देश है, आप पत्थर में प्राण डाल सकते हो, तो क्या किसी व्यक्ति में भी डाल सकते हो? सीमा पर अगर सैनिक शहीद हो जाए तो आप उसमें प्राण डाल दोगे? सही बात है। तो निरुत्तर हो गए वो। उनके पास कोई जवाब था नहीं। सीमा पे जाइए और श्राप दे दीजिए कि दुश्मन देश भस्म हो जाए, तो हमें फिर सेना की जरूरत क्या पड़ेगी। काफी दिलचस्प चर्चा चल रही है सर। मैं राजनीति पे वापस लौटता हूँ। अखिलेश यादव जो हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दलित समाज को भी वो अपने साथ जोड़ें। और चूंकि हम एक कम्युनिटी मीडिया हैं, कास्ट और उसके आसपास के सवाल हम अपने इंटरव्यू में, अपनी बातचीत में ज़रूर शामिल करते हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो दलितों के खिलाफ थे, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला हो, डिमोशन करने का हो, जो अधिकारी बन गए थे उनके रैंक नीचे हुई, वो लोग रोए, घर बैठ के रोए कि उनको काफ़ी इससे परेशानी हुई। जो अफसर बन गए थे वो बेचारे कर्मचारी वापस आ गए। कई महापुरुषों के नाम पर जो ज़िले बनाए थे उनके नाम बदल दिए गए। तो मैं भी चूंकि विधानसभा चुनाव में मैंने काफ़ी यात्राएं की यूपी में, तो मैंने देखा कि दलितों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लेके अभी थोड़ा डर है। एक कहीं के विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं हुआ है कि अखिलेश यादव दोबारा सरकार में आए तो फिर से यही सब होगा। तो इस भरोसे को कायम करने के लिए दलितों में आप लोग क्या करें कि दलितों का भी वोट आपको मिले और वो भरोसा कायम हो कि नहीं हमारे नेता हैं? नहीं, नारे की और भाषण की बात से अलग हटके और राजनीतिक बात से अलग हटके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए गए। जी। ब्राह्मण कि सबको पता है कौन ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है। जी। क्षत्रिय का सबको पता है, वो वर्ण भी है, जाति भी है। और वैश्य का भी सबको पता है। इन 3 के अलावा जो है वो सब शूद्र हैं। 5वां वर्ण तो है नहीं, 4 ही तो वर्ण है। 4 ही वर्ण है। तो पहली बात तो हम सब शूद्र हैं। SC, ST और OBC सब शूद्र हैं। तो हम एक हैं, हमारी समस्या एक जैसी हैं। वो अलग बात है कि जो SC समुदाय में आते हैं उन भाइयों का कुछ ज़्यादा शोषण हुआ है, उनके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ। OBC के साथ कम अन्याय हुआ। OBC में भी पिछड़े और अति पिछड़े, कुछ पिछड़ी जातियां जो खेती किसानी से संबंधित है, जैसे गुर्जर है, जाट है, यादव है, कुर्मी है, लोधे हैं। ये थोड़ी संपन्न मध्यम जातियां कहलाई हैं। इनका और कम शोषण हुआ है। उनके साथ जो नाई, धोबी, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जो हाथ के दस्तकार हैं, उनका इनसे ज़्यादा शोषण हुआ है। और दलितों का उनसे भी ज़्यादा शोषण हुआ है।
तो ये तो है, ये तो मानना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ, इसलिए उन्हें विशेष सहायता की ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक फैक्ट है, क्योंकि दलित तो वर्ण से बाहर हैं, हम तो तो उनको हमें असली लड़ाई तो हमारी ये है कि हम इनको अगर एक करके नहीं, जो मनुवाद है या जो मनुवादी व्यवस्था है वो तभी तो कामयाब है जब हमको बांट कर रखते हैं, वरना हम 85% हैं, वो 15% हैं, तो 15% कैसे खड़े रह जाएंगे 85 के सामने। लेकिन 85 को टुकड़ों में बांट कर रखते हैं जी। तो पहली लड़ाई तो इन्हें एक करने की है, इनके आपस में विचार मिलें और एक होकर लड़ाएं। ये प्रयास बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया ने भी एक बार किया था, फिर ये मान्यवर काशीराम जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया जी। दोनों बार मनुवादियों ने इस एकता को तोड़ा षड्यंत्र पूर्वक। नेताजी और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो झगड़े की जो असली कारण था वो बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक कराया। जी। मैं उसमें ये किसी को दोष नहीं देना चाहता कि उनकी ज़्यादा गलती थी या इनकी ज़्यादा गलती थी। अब ये तीसरा प्रयास श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं बड़े स्पष्ट मन से। वो लगातार ये कहते हैं, अपनी मीटिंगों में भी कह रहे हैं और बंद कमरे में भी हमसे कहते हैं कि दलित और पिछड़े जब तक एक होकर नहीं लड़ेंगे हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, दोनों की समस्याओं को समान रूप से उठाना है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल वापस लिया था, एक तो मैं बिल्कुल निसंकोच ये कहना चाहता हूँ वो हमारी पार्टी की गलती थी, ठीक है। लेकिन मेरी इसमें अखिलेश यादव जी से भी बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग ये थी कि जब एससी को दिया जा रहा तो ओबीसी को भी मिलना चाहिए। अगर प्रमोशन में आरक्षण एससी के लिए है तो ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। ओबीसी के लिए नहीं था, तो बोले नेताजी ने ये मांग उठाई थी कि ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। लेकिन ये वो भी किसी हद तक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी ओर से मैं कोई बयान नहीं दे रहा, लेकिन काफ़ी हद तक ये मानते हैं कि वो निर्णय हमारा ठीक नहीं था। तो अगर किसी गलती को आदमी मान ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो मैं समझता हूँ कि वो फिर गलती नहीं रहती। तो हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है कि एससी समुदाय के साथ, दलित भाइयों के साथ भी पार्टी खड़ी है और उसमें कोई भेदभाव पार्टी नहीं करेगी। लेकिन ये कभी अखिलेश यादव जी ने अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा, वो कभी सार्वजनिक तौर बोला पे था, एक बार माफी बोला, नहीं मांगी एक बार बोला था, एक बार बोल दिया था ये। तो अगर वो और स्पष्ट रूप ज़्यादा से कहें मीडिया तो में मुझे आया लगता है नहीं। कि भरोसा बढ़ेगा लोगों में। वो एससी को बल्कि ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं, तो हमारी पार्टी समर्थक है। तो ये जैसे अभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो उसका जवाब आप सामाजिक ध्रुवीकरण मान सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी यानी जो पीडी आपका है, अल्पसंख्यक है, उसको जोड़ के हम सामाजिक ध्रुवीकरण करें। नहीं, इसे बल्कि आप दूसरे सिरे से पकड़ें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। जब जब सामाजिक ध्रुवीकरण होता है, जब जब समाज के दबे कुचले वर्ग अपने अधिकार की बात उठाते तब तब ये धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। जब मंडल लागू हुआ तभी ये कमंडल लेके आए। वीपी सिंह जी ने जब मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करने की घोषणा की, उससे पहले ही न राम याद नहीं आ रहे थे, न राम जन्मभूमि याद आ रही थी। ये तुरंत आडवाणी जी रथ लेके चल दिए जी। और इनकी स्पष्ट नीति थी कि इन पिछड़े दलितों को धर्म के नाम पर भड़काया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, वरना ये बहकावे में नहीं आएंगे। और राम मंदिर आंदोलन में जो अगुवा थे वो तमाम पिछड़े वर्ग के नेता थे, चाहे विनय कटियार थे, चाहे उमा भारती थी, चाहे रितंबरा थी, चाहे कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद को शहीद कराया, सब पिछड़े वर्ग के थे। और जब विजय हो गई, मंदिर बन गया और ट्रस्ट बना, मलाई खाने का समय आया, तो उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी ओबीसी नाम के लिए भी नहीं है। लेकिन ओबीसी ये बात समझ रहा है क्या? अब समझानी पड़ेगी, कम से कम मेरे जैसे लोग तो समझ रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं तो धीरे धीरे औरों को भी समझाएंगे। क्यों नहीं है उसमें? अगर ये कहते हैं जातिवाद खराब बात है, दलित ओबीसी की बात मत करो, सब हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं केवल 4 जातियां देश में। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो खुद अपनी जाति बताते हैं। हाँ, मैं ओबीसी माँ का जब राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाते हैं तो उसकी जाति बताते हैं। जी जी बिल्कुल। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो कह रहे हैं 4 ही जातियां हैं बस, किसान, मजदूर, महिला और नौजवान, ये 4 ही जाति हैं अब। तो अगर आप मान रहे हो कि जातिवाद नहीं है तो एक भी ओबीसी क्यों नहीं आया उसमें ट्रस्ट में? उसको क्यों शामिल नहीं किया आपने? जी जी।
ये सर अभी यूपी की सियासत में जैसा मंडल बनाम कमंडल की आप बात कर रहे हैं, इसमें बहन जी का होना अपने आप में कई तरीके से मायने रखता है कि बहन जी अगर इंडिया अलायंस में आ जाएं या अखिलेश जी के साथ मिलके 2019 की तरह से फिर से चुनाव लड़ें, तो उसमें बहन जी ने तो बोल दिया कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ने वाली हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा रही। क्या अखिलेश यादव निजी तौर पे अपना कोई प्रयास कर रहे हैं बहन जी को मिलने का या उनको कहने का कि साथ आइए, क्या कोशिश हो रही है ऐसी? देखिए, मैं अपना जवाब देने से पहले एक भूमिका बता दूं आपको। बाबा साहब इस भारतीय समाज के बहुसंख्यक समाज के मुक्तिदाता हैं। उनके बाद मान्यवर काशीराम जी आते हैं, वो एक महापुरुष हैं, महाविद्वान व्यक्ति हैं। मैं उनका इतना सम्मान करता हूँ, उनके जो उन्होंने जो वो दिए विचार दिए वो और सबके लिए हैं, ओबीसी और एससी सबके लिए उन्होंने कोई बदले की राजनीति? तीसरे नंबर पर आती हैं बहन जी। बहन जी मेरे क्षेत्र की हैं, मेरे उनके गांव में बहुत थोड़ा अंतर है। तो अपने क्षेत्र की होने की वजह से और महिला होने की वजह से और दलित समुदाय से होने की इन तीनों कारणों की वजह से मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन राजनीति में जो स्थिति है, 2019 में हम मिल के लड़े, हम अकेले लड़े थे जब भी हमारी 5 सीट थी 14 में, 5 सीट जीते हम लोकसभा में, बहन जी 0 थी। 19 में हम मिल के लड़े, वो 10 सीट जीत गई, हम 5 पे ही रुके रहे। इसके बावजूद बहन जी ने चुनाव होते ही गठबंधन तोड़ दिया। जो 93 का गठबंधन था माननीय नेताजी और मान्यवर काशीराम के बीच, उस समय ये बात उठी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताजी होंगे और प्रधानमंत्री के लिए मान्यवर का नाम रखेंगे, और वो माहौल बहुत अच्छा बन सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक गठबंधन तोड़वा दिया। इस बार भी कुछ आगे की भूमिका बन सकती थी, लेकिन बहन जी ने ही तो तोड़ा। अखिलेश यादव जी ने आज तक भी 19 से आज तक एक शब्द बहन जी के खिलाफ नहीं बोला है। अभी पिछले सप्ताह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, पत्रकार ने पूछा, पता नहीं आपने देखा वो नहीं देखा, अखिलेश जी के शब्द ये थे, वो हमसे बड़ी हैं आयु में भी, अनुभव में भी, उनका नाम सम्मान से ही लेते हैं और हम उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन राजनीति जो देखिए, पार्टी हित भी और संगठन, अपने पार्टी भी तो देखनी है, तो उससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं या अखिलेश जी क्या कर सकते हैं? अब बहन जी खुद ही एकला चलो की राह पे चल रही हैं, तो ये तो बहन जी सोचें। तो आप कह रहे हैं एक तरफा गठबंधन तोड़ा गया बहन जी की ओर से? एक तरफा ही तोड़ा था उन्होंने बसपा खुद। का कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी गलतियां हुई, हम लोग फोन करते थे, फोन ही नहीं उठाते थे, बात ही नहीं होती थी। ये तो ऐसी बातें हैं जो बहाने के तौर पे कही जाती हैं, बाद में सफाई के तौर पे। अखिलेश जी इतने मिलनसार नेता हैं। अखिलेश जी अननोन लोगों से भी बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। सार्वजनिक मंच पे डिम्पल जी ने बहन जी के पैर छुए थे, इससे ज़्यादा सम्मान क्या हो सकता है? इसके बावजूद आप ये विश्वास करेंगे कि अखिलेश जी उनका फ़ोन नहीं उठाते होंगे? ये तो संभव ही नहीं है। तो बहन जी आ सकती हैं, इसकी संभावना है, गुंजाइश? अब ये तो देखो, हमारे दोनों नेता, ये बहन जी जाने और अखिलेश जी जाने, हमारे आपके लेवल तक ये बातें होती नहीं हैं। जी जी जी। लेकिन मेरी और आपकी दोनों की भावना जरूर है, मेरी भी भावना है। हाँ बिल्कुल, साथ आ जाएं कि तो अगर साथ आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। कम से कम ये साजिश जो है वो बेनकाब होगी। और पिछले चुनाव में ये भी हुआ था सुमित जी। देखिए, राजनीति छिपके नहीं होती, राजनीति की बातें सब बाहर आ जाती हैं। कि जहां हमारे कैंडिडेट थे, बसपा के कैंडिडेट ने, हम जहां बसपा के कैंडिडेट थे वहां हमने ईमानदारी से वोट दिलवाई। जैसे इसी सीट पर जहां हम बैठे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर सीट है, 2014 में हमारे कैंडिडेट को मिले थे 3,18,000 वोट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। बसपा के कैंडिडेट को मिले थे 1,98,000 वोट। और जब 19 में हम मिलके लड़े तो बसपा के कैंडिडेट था, उसे 5 लाख वोट मिले। तो हमारे 3,18,000 के बिना तो 5 लाख पर नहीं पहुंच सकते थे। तो वोट शेयर बढ़ा। हमने ईमानदारी से वोट दिलवाए। लेकिन जहां हमारे कैंडिडेट थे बसपा के नहीं थे, वो बीएसपी कैडर बीजेपी के लिए वोट ट्रांसफर करा रहे थे। जी तो ये कहती हैं कि हमारा वोट शेयर चला जाता है, इनका नहीं आता है। नहीं, ये तो आप उसके आंकड़े के साथ देखो नहीं, जैसे मैंने बताया अभी तो गौतम बुद्ध नगर का, ये आंकड़े हम फिर विधानसभा चुनाव हम में कम से कम 15 सीट ऐसी हारे जहां बीएसपी कैडर का वोट बीजेपी को चला गया। तो बीजेपी इसलिए जीती कि बीएसपी कैडर का वोट चला गया, वरना हम 15 + 5 20 सीट जीतते।
तो बहन जी का ये कहना है कि और इससे ज़्यादा मेरा कहना इसलिए उचित नहीं है हमारी कि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों बड़े नेताओं को तय करना है। हाँ हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी जो निर्देश देती है हमें वो बोलना चाहिए। ज़्यादा विश्लेषण में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि कोई ऐसी बात चली जाए वो पार्टी की बात मान ली जाए। जी जी जी। तो उससे ज़्यादा मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे नेता भी, मेरी पार्टी भी और मैं भी बहन जी का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद और करते बहन हैं जी के कि प्रति कोई हमारे मन में मतलब कोई ऐसी ईर्ष्या की या उसकी भावना नहीं है। और उम्मीद है कि साथ आ जाएं तो चुनाव में कुछ और जी होगा। जी जी चुनाव से हटके थोड़ी पर्सनल बातचीत पे आ जाते जी हैं जी अभी। जी जी। आप पत्रकारिता के पेशे में रहे, आप बता रहे थे कि आपने खूब पत्रकारिता की है, तो पत्रकारिता छोड़ के राजनीति का चस्का कैसे लगा, राजनीति में क्यों आ गए? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों का काम एक ही है। अन्याय के खिलाफ बोलना, अन्याय के को आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, जी। जन अधिकारों की आवाज़ उठाना, यही पत्रकारिता का काम है, यही राजनीति का काम है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी का पहला अखबार 1930 में प्रकाशित हुआ। वो सॉरी 1826 में, हाँ, उदंड 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। तो तब से लेकर जो शुरुआती पत्रकार थे वो सारे पत्रकार राजनीतिक भी थे, अखबार भी निकालते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हिस्सा भी रहते थे। लेते थे। और बाद में भी काफ़ी हद तक बाबा साहब भी पत्रकार थे, डॉक्टर लोहिया भी पत्रकार थे, नेहरू जी भी पत्रकार थे। तो पत्रकारिता का काम अगर सच में पत्रकारिता कर रहे हैं तो राजनीतिक व्यक्ति का और पत्रकार का काम ज़्यादा अलग अलग नहीं है। और जो आजकल की पत्रकारिता हो रही है कि वो पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, ये तो एक अलग विषय है। या पैसा पत्रकारिता में बहुत बाद में आके पैसे का महत्व बना है, वरना पत्रकार फक्कड़ होते थे, झोला टांग के पैदल चल के पत्रकारिता करते थे। अब पत्रिका कारपोरेट हो गई है पत्रकारिता, और अब तो चैनल चलाने के लिए 100-200 करोड़ रुपए चाहिए। जी जी। तो वो तो पूंजीपति कर पाएंगे। तो मैं पत्रकारिता में भी अगर मैं था तो मैं कुछ मेरे अंदर कोई मतलब एक आंदोलन था या मिशन था, और वही धीरे 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 हम एक्टिव होते चले गए और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। अच्छा। और धरने प्रदर्शन शुरू किए तो फिर जो धीरे धीरे राजनीति में आ गए। कोई सोच समझ के मेरे मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था राजनीति में, और मुझे कोई पीछे से बैकअप भी नहीं था। कोई सोच समझ के आए भी नहीं कि हमें असेंबली में जाना है या पार्लियामेंट में जाना है या ये करना है। हम तो एक्टिविस्ट के तौर पे ही धीरे धीरे राजनीति में आ गए। आपने 2022 में दादरी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन चूक कहाँ हो गई? नहीं, चूक नहीं हुई। मुकाबला मेरा और बीजेपी का ही था। हमारी सीट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया कि जैसा अब आप यहाँ बैठे हैं, हम ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटी बन रही हैं, जो टावर बन रहे हैं 20-20 मंजिले, इनमें जो बाहर के लोग आकर रह रहे हैं उन्हें राजनीति वाजनीति से कुछ लेना देना नहीं। उनमें से कोई समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं चाहता, वो एक तरफा बीजेपी को वोट जाती हैं। 6,34,000 वोट हमारी विधानसभा में थी, जिनमें से 3.5 लाख इन शहरी वोट थी सेक्टरों की, जो एक तरफा बीजेपी को गई। और हमारी लड़ाई केवल उनमें 2.25 लाख वोट में रही। उनमें हमने 80,000 वोट पा ली। तो ये वजह रही, वरना और कोई वजह नहीं थी। ना हम कमज़ोर लड़े, टीम थी हमारी, कोई बूथ ऐसा नहीं था जिस पर हमें वोट ना मिली हो। 634 बूथों पे एक एक बूथ पे हमें वोट मिली है, और बढ़िया चुनाव लड़े। तो जैसे शहरी मतदाताओं की आप बात कर रहे हैं या अपार्टमेंट कल्चर की आप बात कर रहे हैं, हम लोग भी चूंकि इसी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी जागरण के नाम पे, कभी किसी और यात्रा के नाम पे बीजेपी वाले हमारे दरवाजे तक ज़रूर आते हैं। वो डोरबेल बजाएंगे, हमसे बात करते हैं, चंदा लेने आते हैं और समझाते हैं कि ये हो रहा है, आप चंदा दे ना दें वो आपकी निजी एक आस्था का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग में कभी आज तक हमारे दरवाजे पे नहीं आए, अपार्टमेंट्स में कभी नहीं आए, कभी किसी ने आके हमारा डोरबेल नहीं बजाया। बीजेपी वाले जो हैं वो नीचे जो नए मतदाता का पंजीकरण होता है उसके लिए हेल्प डेस्क लगाते हैं कि आप आइए, हम आपका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। तो इस तरह के प्रयास बीजेपी तो कर रही है उनको साथ जोड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही कि ये जो एलीट या सो कॉल्ड एलीट जो कल्चर वाले लोग हैं, अपार्टमेंट वाले लोग हैं, इनको भी पार्टी से जोड़ा जाए? नहीं, मैं बिल्कुल निसंकोची से स्वीकार करता हूँ कि जो इधर शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट्स में सेक्टरों में हमारी पार्टी गतिविधि कम है, नेटवर्क कम है,
और बीजेपी लगातार एक्टिव रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रयास करेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन हम इनमें कमज़ोर हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। जी, अच्छी बात है कि स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करना भी बड़ी बात है। क्या 2024 में अभी आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मैं कहाँ खुद से? हाँ। ना मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो असल में मैं बहुत सीमित संसाधनों वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास संसाधन भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत संसाधन चाहिए, और मेरा इरादा नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने का। अगर कोशिश करूँगा कि 27 में विधानसभा में ही पहुँचने का प्रयास करूँगा। तो विधानसभा आपका लक्ष्य है, लोकसभा आपकी पार्टी का लक्ष्य है, तो हाँ, पार्टी कैंडिडेट को लड़वाएंगे, जो भी लड़ेगा गठबंधन से, चाहे मेरी पार्टी से लड़े या कांग्रेस को सीट चली जाए, हो सकता है। तो जो भी प्रत्याशी होगा उसे लड़वाएंगे मजबूती से। आप लगातार मीडिया में रहते हैं, हम आपके बड़े भाषण देखते हैं, बड़े वायरल भी होते हैं आपके अंदाज जो है मीडिया को जवाब देने के। तो मीडिया को आप सुपारी किलर कहते हैं कि ये जो भारत का मीडिया ये सुपारी किलर है, ऐसा क्यों? ये सुपारी ले रखा है क्या इसने विपक्ष के नाम का? नहीं, आजकल जो बड़े चैनलों में नहीं, आजकल तो पत्रकारिता तो हो रही है इनमें, यूट्यूब चैनल और जो सोशल मीडिया है, पत्रकारिता तो इनमें ही हो रही है। वैसे मैं अगर क्योंकि मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं पत्रकारिता का पेपर भी पढ़ाता था। एक 100 नंबर का पेपर एमए हिंदी में जी, पत्रकारिता का होता है। मैं एमए हिंदी को पढ़ाता था, एमए क्लास को, तो उसमें पत्रकारिता का पेपर भी मैं ही पढ़ाता था। तो उसके लिए फिर मुझे पढ़ना पड़ा। तो मैंने पत्रकारिता के इतिहास भी पढ़ा और वो सब चीज़ें पढ़ी जी। तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी जो बड़े अखबार थे जिन्हें नेशनल मीडिया कहते थे अंग्रेज, वो सब अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेज सरकार के विरोध वो नहीं कर रहे थे। छोटे छोटे वीकली और पाक्षिक अखबार जो और अनियमित होते थे, वो जी 4 महीने छपे, फिर बंद हो गए, फिर दोबारा शुरू हो गए। कुछ खबर अखबार सरकार के खिलाफ लिख दी, प्रेस जब्त कर ली, संपादक जेल में, 6 महीने बाद छूट के आए, फिर कर्जा लिया, फिर नई प्रेस लगाई, फिर अखबार निकाला। तो छोटे छोटे अखबारों ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। वही हालत आज है। बड़े मीडिया चैनल, बड़े मीडिया घराने जो हैं सब सरकार के गुलाम हैं, सब सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे चैनल हो चाहे अखबार हो जी। और ये छोटे छोटे अखबार और छोटे छोटे चैनल जो सोशल मीडिया चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, ये असली पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता के मुद्दे ये उठा रहे हैं। जिस तरह वो अंग्रेजों से लड़ने में, जीतने में कामयाब रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी हम कामयाब रहेंगे। ये सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी एक यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पे नहीं, पत्रकारिता असल करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इन बड़े चैनलों का विश्वास बचा ही नहीं है दर्शकों में। लोगों ने देखने बंद कर दिए हैं। इनकी डिबेट देखते नहीं लोग, और इनकी खबरों पर विश्वास नहीं करते। तो आपकी अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 15,000 लड़के यूपी से इजराइल जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, भूखे मर रहे हैं। किसी मीडिया चैनल पे ये खबर है? अगर आप ये खबर नहीं दिखा रहे तो काहे की पत्रकारिता दिखा रहे हो? पिछले 15 दिन से तो लगातार कीर्तन ही चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और अपनी ओबी वैन उसमें रखवा दी उसी कलर में, जी भगवा कलर में, कई उन पे राम की चित्र छपवा दिए। कई मीडिया घरानों ने अपनी वैन पे लिखवाया कि मंदिर वहीं बनाया है। तो ये काहे की पत्रकारिता? इस पत्रकारिता पर कौन विश्वास करेगा? कौन इसे पत्रकारिता मानेगा? जब लेकिन आप उनके पैनल्स में जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो कई बार मैं देखता हूँ गुस्सा भी आ जाता है। वैसे तो आप मधुरभाषी हैं लेकिन गुस्सा भी आता है। रूबिका लियाकत से बड़ी हीटेड आपकी डिबेट हुई। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये ज़्यादा कुछ हो गया और मैं बहुत हाइपर हो गया, बीपी की दवाई खानी पड़ेगी अभी। नहीं, बीपी की दवाई वगैरह की नौबत तो नहीं आई, लेकिन कई बार ये तो बाद में महसूस होता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बदतमीजी भी वो इतनी बड़ी करते हैं कि फिर गुस्सा आ ही जाता आदमी, इंसान को गुस्सा आएगा ही। अब जैसे एक दिन मैं देख रहा था, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक वो देख रहा था क्लिप अभी, एक ई रिक्शा चालक को, अभी जो राम माहौल चल रहा था राम मंदिर का, तो जगह जगह लोगों से पूछ रहे थे, तो वो उम्मीद करते हैं कि सब लोग ये कहें कि बस अब रामराज आ गया। कोई अगर जरा सा विरोध में बोला तो उस पर फिर उनके काउंटर क्वेश्चन होते हैं। तो ई रिक्शा चालक को रोका पत्रकार ने, चैनल के पत्रकार ने, बोले जी बताओ ये बता। तो उसने कहा भाई ये सड़क नहीं बनी हुई, सड़क की भी बात कर लो।
राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन सड़क टूटी पड़ी है, खराब हो रही। तो पता है वो पत्रकार क्या कह रहा है, जो उसका इंटरव्यू कर रहा है, कह रहा आप तो ई रिक्शा चलाते हो, आपको तो इसलिए सड़क की चिंता है, बाकी लोगों को तो राम मंदिर की चिंता है। तो ये पत्रकारिता क्या है बता। फिर उसने कहा कि मैं मजबूरी में ई रिक्शा चला रहा हूँ। मुझे बोले पढ़ लिखते तो ई रिक्शा क्यों चलाते। उसने अपनी क्वालिफिकेशन बताई। वो शायद बीएड किए हुए था। बीएड, हाँ सब मेरे ध्यान आ गया, आपने देखा हो जी। उसने कहा मैं बीएड किए हुए हूँ और मुझे नहीं मिल रहा रोजगार। तो ये हालत है। ये हालत है। और ज़रूरी है कि ऐसे मीडिया घरानों को बेनकाब भी किया जाए, जो आप जैसे लोग बखूबी कर रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प चर्चा रही। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ और इस बातचीत को हम यहीं विराम देंगे कि ईवीएम का मसला भी भारत की राजनीति में काफ़ी कहीं कि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कभी कभी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं हम उनको देखते हैं कि जब चुनाव में हार जाते हैं तभी वो मुद्दा बनाते हैं ईवीएम को, लेकिन बाकी दिनों में ईवीएम के खिलाफ कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते। जैसे हमने किसान आंदोलन देखा, सीएनआरसी जैसा आंदोलन देखा। विपक्षी पार्टियां मिल के ऐसा कोई जन आंदोलन क्यों खड़ा नहीं कर पा रही कि ईवीएम को हटाया जाए? हाँ नहीं, वैसे तो सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ बोल रही हैं और सब इस पक्ष में हैं कि ईवीएम लेकिन आंदोलन नहीं कर रही। हाँ लेकिन आंदोलन नहीं हो रहा। आंदोलन ना होने की एक और भी वजह है कि इस शासन में आंदोलन के प्रति कोई सम्मान बचा नहीं है। आंदोलन बिल्कुल इस तरह होता है कि जैसे घर में बच्चा माता पिता से कोई फरमाइश करे साइकिल ला दो मेरे लिए, और पिताजी मना कर दें कि नहीं साइकिल नहीं आएगी, तो नाराज होकर बैठ जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोलना बंद कर दे। तो माता पिता क्या करते हैं, उसे समझाएंगे, बहलाएंगे, चाहे उसे झूठा आश्वासन दें। कुछ तो साइकिल ला के दे देते हैं, कुछ कहते हैं अब की बार सैलरी मिलेगी ला के दे देंगे। तो ये ही सरकार और जनता का संबंध भी पिता और पुत्र की तरह ही होता है। ये सरकार ऐसा पिता की भूमिका में है कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो 2 थप्पड़ पीछे से और मारेगी और उठा के कि चल मत खाए, मत खिलाओ इसे, वैसे कमरे में बंद कर दो, उठा के आंदोलनकारी को जेल में बंद कर देंगे। पहले की सरकारें, कांग्रेस भी कोई कम तानाशाह नहीं थी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और वो भी सरकार का एक चरित्र होता है कि सरकारें सब थोड़ा बहुत गड़बड़ी करती हैं, जो सत्ता में बैठ जाता है। लेकिन हम भी जब हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, जब इमरजेंसी लगी थी, तब से हम भी कांग्रेस सरकारों को देख रहे थे। आंदोलन के प्रति थोड़ी संवेदना सरकार में रहती थी। अगर कोई आंदोलन लंबा चल गया तो तुरंत मंत्री पहुंच जाते थे। जंतर मंतर पर देखा नहीं आपने, कांग्रेस के मंत्री गए थे बात करने के लिए। अब किसान 13 महीने तक बैठे रहे, कोई गया क्या सरकार की? कील बिछवा दी नीचे, कील बिछवा दी। और उन्हें एक तो इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पे अपनी जो आईटी सेल का, कि उन्हें उनका जो चरित्र हनन शुरू कर देते हैं। ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये किराए के हैं, बिके हुए हैं, देशद्रोही हैं, पीएम कह देते हैं, आंदोलन जीवी हैं। और उन पर मुकदमे कायम करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो यद्यपि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे, राजनीतिक दलों को फिर भी आंदोलन में आना चाहिए, लेकिन इस सरकार में आंदोलन के प्रति कोई संवेदना और कोई सम्मान बिल्कुल बचा भी नहीं है। ये वजह भी है कि आंदोलन कम हो रहे हैं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश रहेगी क्या? आप लोगों को इसका डर लगता है? ईवीएम के खिलाफ ढेरों शिकायतें हैं और कई बार सबूत भी मिले हैं। और अभी राजस्थान के चुनाव की समीक्षा एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने किया, आपने वो भी देखी होगी शायद, कि वोटों की गिनती करके उसने बताया कई लाख का अंतर आ रहा है। तो ये हैं। दूसरे, जब ईवीएम आई थी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इसके विरोध में थी। कांग्रेस लाई थी। जीवीएल नरसिम्हन जो इनके वो हैं राज्यसभा सदस्य, तो उन्होंने इस पर बाकायदा किताब लिख डाली उन्होंने, और अडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी थी उस किताब की। और ये लगातार आवाज़ उठाते रहे कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या ऐसा बदल गया कि अब ईवीएम चाहते हो? और मैं कहता हूं कि चाहे कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर बड़े हिस्से को संदेह है जी, एक मतदाता तो लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि उसे मान लेना चाहिए। मैं एक वोटर हूं और मुझे ये लग रहा है मेरे वोट की चोरी हुई है, तो मेरा डर दूर किया जाना चाहिए। तो ये बातचीत काफ़ी अच्छी रही और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? आपको ये बातचीत कैसी लगी? भाटी साहब ने जो बताया है, जो चुनाव पर हमारी बात हुई, जो सियासत पर हमारी बात हुई, उस पर आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर साझा करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाटी साहब ने खुद कहा है कि भाई पत्रकारिता भी
छोटे मोटे चैनल जो बिल्कुल, हैं बिल्कुल, यूट्यूब वाले वो कर रहे हैं, तो उस पत्रकारिता को सपोर्ट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो और इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।